आज पहला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, यानी डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी प्रत्यास्था और ऑप्शन डी पटवन। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका पहला पॉइंट है द्रव का पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से घटता है। आपने समझ गए होंगे, द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है तापमान के बढ़ने से क्या होता है? घटता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट है पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण कौन कौन सा है? देखिए कि वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। आपको पता है, पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ब्रश के आपस में चिपकना। ब्रश के आपस में चिपकना ये भी पृष्ठ तनाव के कारण है। ठीक है, चलिए तीसरी पॉइंट पानी पर तेल का तैरना। पानी होता है ना, पानी होता है उस पर तेल का तैरना जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि मच्छर के लार्वा का पानी पर तैरना, ये भी क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो आपने देखा कि पृष्ठ द्रव का जो पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, घट जाता है। ठीक है, द्रव का पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से घटता है। और पृष्ठ तनाव के कारण कौन कौन से है मैंने बता दिया। एक वर्षा की बूंदे गोलाकार होता है, दूसरी है कि ब्रश का आपस में चिपकना, ये पृष्ठ तनाव के कारण। अब पानी पर तेल का तैरना पृष्ठ तनाव के कारण, और मच्छर के लार्वा का पानी पर तैरना ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। ये जो मेन पॉइंट है ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरी क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किसका द्योतक होता है? बैरोमीटर का पारा जब अचानक गिरता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन गर्म मौसम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन सर्द मौसम हो जाता है, ऑप्शन सी आंधी या झंझावत की संभावना बनती है, और ऑप्शन डी शुष्क मौसम होती है। तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो इसका आंसर आंधी या झंझावत की संभावना आता है, यानी आंधी और तूफान आता है ना? दूसरा का आंसर आंधी या तूफान। तो इसको अभी आप जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होता है? तो आंधी या तूफान आने की संभावना होता है। चलिए डीवीआई पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। यहाँ देखिए बैरोमीटर का जो पारा होता है जब धीरे धीरे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट है बैरोमीटर का पठ्यांक यानी पारा जब धीरे धीरे ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट होता है जो आप याद कर लेंगे, है ना? जैसे बैरोमीटर हो गया, क्या हो गया? ये बैरोमीटर है, मान के चला अगर पारा धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ रहेगा, अगर पारा धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, अगर अचानक से गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताएंगे आंधी या तूफान हो जाएगा। तो तीनों याद रखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी याद है। जब एकाएक गिर जाए पारा, जब एकाएक गिर जाए तो वर्षा हो गई, क्या बोलते हैं, आंधी तूफान आने जाएगा। जब धीरे धीरे गिरेगा जब पारा तो क्या होगा? वर्षा होगा, धीरे धीरे वर्षा। और जब ऊपर जाएगा पारा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साफ रहेगा मौसम। तो यही चीज तो जानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर तरफ चलते हैं। एक लोहे की गेंद पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? जब लोहे की गेंद है, लोहा का गेंद है और पारा या मरकरी से भरी बाल्टी हो, अगर उसमें गिराया जाता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन यह बाल्टी के पेंदी में बैठ जाएगा, ऑप्शन बी यह पारे की सतह पर तैरेगा, ऑप्शन सी यह भूल जाएगा,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इतना सिंपल सी है। अगर लोहा का गेंद है और एक बाल्टी है, उसमें बाल्टी में पारा से भरा हुआ है बाल्टी, अगर लोहा का गेंद अगर डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो आपको जवाब देना है ना। तो क्या होगा आंसर 3 का, जल्दी बताइए। यह पारे की सतह पर तैरेगी, क्या होगा, तैरना लगेगा, है ना, ये हो जाएगा। अब बताते हैं इसका फैक्ट, वीवीआई पॉइंट हो जाता है। पहला पॉइंट है घनत्व के आधार पर पदार्थों का क्रम होता है। कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर तथा अधिक घनत्व वाले पदार्थ सबसे नीचे होता है। ये आपको याद रखना है ना। चलिए देखिए अभी समझाता हूँ आपको कि कम घनत्व जो रहेगा जिसका, मान लिया जाए लोहा अभी तैर रहा था, मरकरी से भरा बाल्टी में लोहा तैर रहा था, क्यों कि मरकरी जो है यानी पारा भारी है, उसका घनत्व अधिक है, इसलिए लोहा तैर रहा है। मतलब यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया घनत्व के आधार पर पदार्थों का क्रम होता है। कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपर तथा अधिक घनत्व वाले पदार्थ नीचे होगा। इतना आप समझ लो, ठीक है। अब ये बात समझ लेंगे तो कोई भी कैसा भी प्रश्न घुमा के भी पूछेगा तो आप जवाब निश्चित रूप से दे पाएंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायुमंडल में क्षोभमंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। वायुमंडल में क्षोभमंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर और ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल में क्षोभमंडल, क्षोभमंडल में सबसे निचला परत, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कौन से परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं, क्षोभमंडल का, क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां इसी मंडल में होता है। आप समझिए इस बात को। वायुमंडल में जो 5 परत होती है, जैसे क्षोभमंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ये सब जो होता है, तो सबसे जो निचली परत होती है, सबसे निचली परतों से क्षोभमंडल कहते हैं ना। और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां इसी मंडल में होता है। गतिविधियां मतलब क्या होता है, जैसे कि आंधी तूफान, वर्षा, बिजली चमकना, ये सब किस मंडल में होता है, इस क्षोभ मंडल में होता है। कौन से मंडल, क्षोभ मंडल में। तो आप इसे आसानी से याद कर लेंगे कि जितना भी गतिविधियां होता है कौन सा मंडल में होता है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होता है, इसलिए यहाँ बिजली चमकना, वर्षा, आंधी तूफान, सब जितना भी गतिविधियां होता है इसी मंडल में होता है। इसीलिए हमारे जो एरोप्लेन जो चलती है, क्षोभ मंडल के ऊपर जो मंडल होता है उस पर चलती है, इस पे नहीं चलती क्षोभ मंडल में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना गतिविधियां होता है, आंधी तूफान, बिजली, ये सब होता है इसमें, इसलिए इसके ऊपर ले जाता है ना। चलिए दूसरी पॉइंट है कि समताप मंडल को शांत मंडल कहते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं, शांत मंडल। मैंने अभी बताया कि समताप मंडल को क्या कहते हैं, शांत मंडल। क्यों कहते हैं, यही समताप मंडल में क्या हमारे एरोप्लेन जितना भी है चलती है, क्योंकि यहाँ शांत होता है, यदि कोई गतिविधि यहाँ मतलब समताप मंडल में कोई गतिविधि नहीं होता है, यानी शांत रहता है, इसीलिए जितना भी एरोप्लेन जो चलती है इसी समताप मंडल के समताप मंडल में चलती है, ठीक है। तीसरी पॉइंट ओजोन मंडल। ओजोन मंडल बहुत बेबीआई है, पाराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन मंडल क्या करता है, पाराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो आप 3 पॉइंट अच्छे से याद कर लेंगे। जो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं, और जितना भी गतिविधि होती है इसी मंडल, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका। अब दूसरी पॉइंट है, क्या है, समताप मंडल को शांत मंडल कहते हैं कि जितना भी एरोप्लेन इसी मंडल में चलता है। और ओजोन परत तो आपको पता ही है, ओजोन मंडल को पाराबैंगनी किरणों से बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी बलाघूर्ण,
ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी श्यानता। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में चलते हैं वीवीआई पॉइंट के। देखिए, दाब का जो एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसे याद कर लेंगे, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और मात्रक होता है पास्कल, तो आप इसे भी याद कर लेंगे और इसे भी दो दो होता है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों आप रखेंगे। पूछ सकता है कि पास्कल किसका एसआई मात्रक है, दाब का, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है। चलिए ठीक है, दूसरी पॉइंट है, दाब कैसी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि। कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि। ये पॉइंट भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। वर्षा की बूंदे गोल होने के कारण क्या है? ऑप्शन ए जल के श्यानता, ऑप्शन बी जल की पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी निरंतरन बाष्पन, और ऑप्शन डी जो है वायु घर्षण। क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जल की पृष्ठ तनाव। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे। इसका वीवीआई पॉइंट है जिसे जानते हैं। ठीक है, पहला है कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। मैंने बताया कि द्रव का ताप अगर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव सदैव तनाव की स्थिति में। ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा, और एक है ना, आप ध्यान में रखें ये सब पॉइंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है ना? चलिए, पहला ऑप्शन है स्वच्छ जल का, दूसरी ऑप्शन नमकीन जल का, ऑप्शन सी पेट्रोल का, और ऑप्शन डी मरकरी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। पेट्रोल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेट्रोल हो जाएगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा। पहला पॉइंट है, जिस द्रव का घनत्व कम होता है वह अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर होता है। मैंने पहले ही बताया था, जिस द्रव का घनत्व कम होता है वह अधिक घनत्व वाले पदार्थों के ऊपर होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है ना, जिसका घनत्व कम होगा ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट, जल के गहनता अधिक होने के कारण, जल के घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है? जैसे पेट्रोल, मिट्टी, तेल, तेल के ऊपर तैरता है ना। मिट्टी, तेल जल के ऊपर क्या होता है? तैरता है। जैसे कि जल का घनत्व अधिक है, तो जल का घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है? पेट्रोल हल्का है, मिट्टी तेल हल्का है, इसलिए जल के ऊपर क्या होता है? जल के ऊपर तैरता है। ये क्या होता है? पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वार वार किसका मात्रक है? ऑप्शन ए सुपरसोनिक जेट यान की गति का, ऑप्शन बी क्या होता है? वायुमंडलीय ताप की, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब की, ऑप्शन डी शराब के आयतन की। वार किसका मात्रक है आपको पता चल गया है ना? इसका है वायुमंडलीय दाब की, है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इस परिभाषा को समझे। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, दाब का एसआई मात्रक, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं ना। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदल जाता है पानी, तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए
पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बढ़ता है। जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदल जाता है तो इसका आयतन जब जमेगा कोई तो वो जाहिर सी बात है कि उसकी आयतन बढ़ जाएगा। इसका कुछ फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है। कहने का मतलब है पृथ्वी जो हमारा गोल है ना पृथ्वी, इसमें मतलब 3 हिस्सा पे कितना 3 हिस्सा, यानी इतना हिस्सा पे क्या है जल है, क्या है जल है। और इतना 29 हिस्सा कितना 29 क्या है मतलब स्थल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के कुल 29% जैसे कि मैंने बताया 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर क्या है जल है। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी पॉइंट है पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात, एक अनुपात में दिया है 3:7, यानी कि 29 को लगभग 30 मान लीजिए और 71 को लगभग 70 मान लीजिए। तो अगर अनुपात निकाल जाए कि मतलब भू क्षेत्रफल यानी कि जमीन और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है तो 3.7 हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का 61 यानी 61% क्या है 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का स्थिति है। कहने का मतलब है पृथ्वी जैसे है पृथ्वी है तो एक दो भाग में इसको बांट दो, तो मतलब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी गोलार्ध में कितना 61% क्या है 61% क्या है मतलब जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81 कितना 81, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में कम है, यानी 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आयतन बढ़ेगा कब जब बर्फ में बदल जाएगा पानी तब आयतन बढ़ जाएगा। और ये पॉइंट आपको याद रखना कि पृथ्वी का लगभग 71% पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। दोनों का अनुपात निकाला पृथ्वी का भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का तो 3:7 है और पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का 61% पर और दक्षिणी गोलार्ध का 81% में जल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी अनीमोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी पैरोमीटर। आपको पता होगा कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर का बैरोमीटर। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वीवीआई। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गलिस्ता टोरिसेली, ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, है ना। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, इवान गलिस्ता टोरिसेली ने इसका आविष्कार किया, ठीक है। दाब का एस मात्रक पास कर ले, ये पॉइंट आपको याद करना। तीसरी पॉइंट है दाब एक अदिश राशि है, ये पॉइंट भी याद रखें, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गलिस्ता टोरिसेली और दाब का एसआई मात्रक पास्कल जिसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं और दाब का एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है और 10 क्वेश्चन में आपका जवाब कितने दे पाए हैं आप कमेंट में लिखकर बताएं।